अमेरिका में हिस्टोरिक रोड 66 के पास एक ऐसा पॉन्ड है जो दिखने में जितना ही ज्यादा सुंदर उतना ही खतरनाक भी है। जो भी केविंग करते इसके नीचे इसकी ब्यूटी के मजे लेने गया वो वापस मुड़ के नहीं आया। सो दोस्तों, केविंग में ये हमारा स्पेशल एपिसोड है। इन वन वीडियो हम आपके लिए 2 केव स्टोरीज लेके आए हैं जो एक ही केव के साथ लिंक करती है और एक 50 साल पहले हुई और दूसरी 50 साल बाद। अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो और हेडफोन्स लगा लो बढ़िया क्वालिटी के लिए। न्यू मैक्सिको में ये अनएक्सप्लोर्ड केव स्थित है जो वैसे तो स्कूबा डाइविंग के स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने के लिए बनाई गई थी, पर बाद में ऐसे यूज हुई कि मौतें होने लग गई। 10 मार्च 1976 को एक ऐसी ट्रेजेडी हुई 8 स्टूडेंट्स के साथ कि इस केव का नाम वर्ल्ड्स डेंजरस केव रखना पड़ा। 8 स्टूडेंट्स स्कूबा डाइविंग की ट्रेनिंग ऊपर कर रही थी और उनमें से ही 2 स्टूडेंट खतरा उठाकर नीचे इस केव में घुसकर इसे एक्सप्लोर करना चाहती थी। बाकायदा इसके कि इसका पहले कोई भी रिटन रिकॉर्ड और केव का कोई भी मैप नहीं था और इस अनएक्सप्लोर्ड केव के अंदर घुसना अपनी मौत को दावत देने जैसा ही था। कुछ देर अपने ग्रुप के साथ रहने के बाद ये दोनों उनसे अलग होते हैं और इस केव में अपनी एंट्री कर लेते हैं जिसके की 3 डेड एंड्स थी। जब ग्रुप मेंबर्स ये चीज देखते हैं कि डेविड और माइक नाम के 2 डाइवर्स वहां से अलग हो चुके हैं तो वो तुरंत ही रेस्क्यू टीम को कॉल कर देते हैं और इसी रेस्क्यू टीम में टॉम हॉकिंस जो कि लॉन्ग टाइम डाइवर थे और रिटायर्ड जज थे जिन्हें पहले भी डाइविंग का बहुत सारा एक्सपीरियंस था, वो नीचे जाते हैं। हालांकि उन्हें भी इस डाइव का कोई अंदाजा नहीं था कि डेड एंड कहां पर है और केव के कितने और रूट्स हैं। पर जब ही वो केव की ओपनिंग पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि केव की ओपनिंग बहुत टाइट है जिसमें कि अगर थोड़े मोटे डाइवर्स हुए तो उन्हें अपना टैंक उतार के ही नीचे जाना पड़ेगा और इसी छोटे होल के कारण नीचे विजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम थी। पर जैसे ही वो दोनों को ढूंढते हुए नीचे जाते हैं तो केव की शुरुआत में ही उन्हें माइक की बॉडी पहले ही दिन दिख जाती है। स्टेशन को देखकर ये लग रहा था कि माइक नीचे से होकर पर अपनी जान बचाने के लिए आ रही थी, जहां वो पुअर विजिबिलिटी के कारण एग्जिट पॉइंट को नहीं देख पाए और उनकी मौत हो गई। दूसरी साइड डेविड की बॉडी को ढूंढने के लिए लगभग पूरे 6 वीक लग गए क्योंकि सभी डाइवर्स ये चीज जानते थे कि इस केव में घुसना लगभग मौत को बुलावा देने के बराबर है और इतनी टाइट केव में जिसमें विजिबिलिटी ना के बराबर है कोई घुसना नहीं चाहता था। फिर भी बाकी की टीम डेविड की बॉडी पूरे 6 वीक्स में सेकंड डेड एंड पर ढूंढ ही लेते हैं, जिसके की बाद उसी सेम पोजीशन पर दोनों की बॉडीज को ऊपर लाया जाता है और उनकी पूरी रस्में करने के बाद सेम जगह पर उन्हें गाड़ दिया जाता है। इसी के बाद गवर्नमेंट के द्वारा ऊपर की जगह तो खुली छोड़ दी जाती है लेकिन इस केव में घुसने का रास्ता बंद कर दिया जाता है और सिर्फ पानी के आने जाने की जगह ही छोड़ी जाती है। इसी के बाद ये केव अमेरिका की सबसे डरावनी और खतरनाक केव मानी जाने लगी, जिसको कि कुछ समय बाद यूएस आर्मी के द्वारा दोनों साइड पत्थर लगाकर दोनों साइड से बंद भी कर दिया गया था। फिर बहुत सालों बाद इसे ओपन वाटर ट्रेनिंग सेंटर बना दिया गया जिसमें कि लोग स्विमिंग करते थे। और इसी के बीच फिर घुसती है एडम फाउंडेशन की टीम जो नीचे एक खतरनाक केव का मैप बनाना चाहते थे और उसे एक्सप्लोर करना चाहते थे। और 2013 में एडम फाउंडेशन की टीम सिटी ऑफिशियल्स के साथ मिलकर इसे क्लीन करवा देती है और जो पत्थर यूएस आर्मी के द्वारा लगाए गए उन्हें भी हटवा दिया जाता है और इन्हों के द्वारा ही 2 डाइवर्स सिलेक्ट किए जाते हैं, शेन थॉमसन एंड माइक यंग। और इस टाइम केव में घुसने का खतरा बिल्कुल एवरेज माना जाता था क्योंकि टीम समझती थी कि अब उनके पास बेटर चीजें हैं नीचे जाकर एक्सप्लोर करने के लिए। 2013 से लेकर 2016 तक बहुत सारी पिटीशंस फाइल की जाती है जिसमें कि मार्च 26, 2016 को ये एक पिटीशन पास हो जाती है जिसमें ये बताया जाता है कि दोनों डाइवर्स एक रोप की मदद से एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे और नीचे एक्सप्लोर करेंगे। दोनों में से एक जिसका नाम माइक था वो अपनी स्टडी पूरी करने के बाद अपनी फैमिली के साथ फार्मिंग कर रहा था। दूसरी साइड यंग जिसने की बहुत सारे इन्वेंशंस किए थे और इसमें से एक रीब्रीथर जिसका नाम आगे स्टोरी में आने वाला है वो भी यंग के द्वारा ही बनाया गया। और इससे पहले
माइक और यंग बहुत सारी डाइव्स एक साथ कर चुके थे, सो दोनों ही परफेक्ट थे इस केव में जाने के लिए। सो थॉमसन को टास्क मिलता है कि वो यंग को सेफ रखेगा और नीचे उसकी मदद भी करेगा, पर इसी टास्क में थॉमसन फेल हो जाता है। इसीलिए नीचे खतरे को कम करने के लिए यंग को एक नया यंत्र दिया जाता है जो अभी अभी इन्वेंट हुआ था, जो ऑक्सीजन में हेल्प करता है और इसका नाम था साइड वाइंडर। ये वाइंडर हेल्प करता था टैंक्स को आगे बांधने के लिए, बकायदे इसके कि टैंक्स ऊपर पीठ पर बांधे जाएं। ऊपर बांधे हुए टैंक बहुत ज्यादा खतरनाक थे क्योंकि केव में घुसने वाला रास्ता और नीचे जो डेथ एंड्स आने वाले थे वो बहुत ज्यादा नैरो होने वाले थे, तो ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इसी के साथ नीचे जाने से पहले दोनों एक दूसरे को एक रस्सी बांध कर लेके जाने वाले थे, जिससे कि रस्सी का एक एंड थॉमसन अपने ऊपर बांधकर एक जगह वेट करता सेफ जोन में, और दूसरी साइड यंग बिना किसी डर से नीचे अपनी जांच शुरू रखता। और अगर यंग किसी डेड एंड पर फंस भी जाता तो यही रोप उसे थॉमसन तक वापस ले जाने के काम आती। जब यंग एक डेड एंड पर पहुंचता है और वो वापस जाने की ट्राई करता है तो तभी उसे पता चलता है थॉमसन भी बिना किसी कारण नीचे उसी के पास पहुंच चुका है। और ये चीज देखकर यंग एक बार तो घबरा जाता है, लेकिन फिर भी उसके जज्बे और ट्रेनिंग के दम पर वो फिर से कोशिश करता है ऊपर आने की। वो थॉमसन को अपने आगे भेजता है और जब ही दोनों ऊपर जा रहे होते हैं तो एकदम से यंग के हाथ से वो रस्सी छूट जाती है और फिर से केव में दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा आ चुका था, जिससे कि यंग इस केव में ट्रैप हो चुके थे, वो भी बिना कुछ जाने कि किस ओर उन्हें जाना है और रास्ता एग्जिट का कहां पर है। पहले तो एकदम से ही यंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, बट फिर ये चीज जानकर वो थोड़ा काम हो जाता है कि उसके पास एक ऐसी चीज है जो उसे पानी में बहुत देर तक जिंदा रख सकती है। ये डिवाइस दोनों की बॉडी पर लगा हुआ था, रीब्रीथर, और ये डिवाइस हेल्प करता था एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को बचाने के लिए। जब हमारी बॉडी ऑक्सीजन अपने अंदर लेती है तो उसकी मात्रा एयर में लगभग 21% होती है, और सांस लेने के बाद जो ऑक्सीजन हमारे मुंह से वापस आती है वो लगभग 17 से 18% होती है। सो ये डिवाइस उसी 17 और 18% ऑक्सीजन को बचाकर सेव कर लेता था। यंग पहले तो अपने आप को शांत करता है और अपने बलबूते पर फिर से ऊपर जाने की ट्राई करता है। ऊपर जाते ही उसे वो रस्सी भी दिखाई देती है और साथ ही उसे थॉमसन भी मिल जाता है। यंग देखता है कि थॉमसन बहुत घबराया हुआ है क्योंकि उसने बहुत सारे अटेम्प्ट ऊपर जाने के कर लिए थे, पर फिर भी उसे अभी तक एग्जिट नहीं मिला था। वो उसे काम करने की ट्राई करता है, लेकिन थॉमसन घबराया हुआ, हड़बड़ाया हुआ इधर उधर स्विम करने लगता है, जिससे कि वो यंग के साथ टकरा जाता है, जिसके कारण उसके ड्राई सूट का वाल्व टूट जाता है, जिसके कारण थॉमसन का सूट 52 फ़ारेनहीट वाले पानी के साथ भर जाता है और थॉमसन एक और डेड एंड पर पहुंच जाता है। फिर से यंग उसी रस्सी के सहारे थॉमसन को ढूंढने की ट्राई करता है, और पहले तो रस्सी एकदम से टाइट और खींची हुई हो जाती है, फिर कुछ ही सेकंड्स में वो रस्सी लूज हो जाती है, जो यंग के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की निशानी थी। थोड़ी देर स्विम करने के बाद उसे ऐसी चीज मिलती है जो कि वो अपनी पूरी जिंदगी नहीं देखना चाहता था, और ये थी थॉमसन की पड़ी हुई लाश। यंग ट्राई करता है कि किसी तरीके से वो थॉमसन की बॉडी को ऊपर ले जाए, पर उस टाइम पर ये काम बहुत मुश्किल वाला था। फिर यंग ऊपर आता है और सेकंड डे एडीएम की पूरी टीम के साथ फिर से नीचे आता है और थॉमसन की बॉडी ढूंढ लेता है। थॉमसन की मौत हुई तो वो लगभग 43 इयर्स के थे, और इतने सालों बाद इस केव को फिर से खोलने की ट्राई जो की गई उसमें भी सभी फेल हो जाते हैं, और इस केव को श्रापित केव भी मान लिया जाता है कि ये डेडलीस्ट केव है पार करने की। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, सो तुम लोग कर सकते हो और अपना बढ़िया सा कमेंट जरूर छोड़ देना।